गुड मॉर्निंग। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन डे वन चैप्टर स्कीम का 8वां दिन और पिछली क्लास सैटरडे को हमने चैप्टर शुरू किया था अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेखे। उसका एक पार्ट ही हुआ था, काफ़ी कुछ बाकी है, तो आज रिमेनिंग पार्ट करेंगे। वही वाला चैप्टर चलेगा हमारा 8वें दिन में। 8वां चैप्टर आपका अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेखे। इसमें देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो अक्सर करके एग्ज़ाम में आती है। लिख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, अंश व स्कंद में अंतर बताइए। क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, अंश एवं स्कंद में अंतर बताइए। ठीक, कॉलम ड्रॉ कर लो। सीरियल नंबर, बेस, स्कंद, अंश और स्कंद। ठीक है, कॉलम ड्रॉ कर लिए। अब शुरुआत करते हैं हम डिफरेंस लिखने की। अक्सर करके कोई सा भी डिफरेंस लिखो तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए नंबर 1, मीनिंग, अर्थ। आप लिखते जाइए। अंश किसे कहते हैं? A small part of a capital of a company is called share capital. कंपनी की पूंजी के छोटे से हिस्से को अंश पूंजी कहते हैं। कंपनी की पूंजी के छोटे से हिस्से को स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कंपनी की पूंजी के छोटे से हिस्से को अंश पूंजी कहते हैं। A small part of capital of a company is called share capital. कंपनी की पूंजी के छोटे से हिस्से को अंश पूंजी कहते हैं। स्टॉक किसको बोलते हैं? फुल्ली पेड अप शेयर्स इज कॉल्ड स्टॉक। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण दत्त अंशों को स्कंद कहते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर इज कॉल्ड स्टॉक। पूर्णदत्त अंशों को स्कंद कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2,
ऑब्जेक्ट उद्देश्य, शेयर का ऑब्जेक्ट क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्ट इज कलेक्टिंग कैपिटल। इसका उद्देश्य पूंजी एकत्रित करना होता है। देयर ऑब्जेक्ट इज कलेक्टिंग कैपिटल। इसका उद्देश्य पूंजी एकत्रित करना होता है। और स्टॉक का उद्देश्य क्या रहता है? अंशधारियों को अपनी राशि को टुकड़ों में बेचने की सुविधा देना होता है। टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू द शेयर holders to sell their shares in parts। इसका उद्देश्य अंशधारियों को अपने अंशों को हिस्सों में बेचने की सुविधा देना होता है। इसका उद्देश्य अंशधारियों को अपने अंशों को किश्तों में या टुकड़ों में बेचने की सुविधा देना होता है। ठीक है, लिख लिया। अगला पॉइंट है नंबर्स, संख्या। Shares are certain in numbers। अंशों की संख्या निश्चित होती है। शेयर्स आर सर्टेन इन नंबर्स। अंशों की संख्या निश्चित होती है। स्टॉक आर
uncertain in numbers. स्कंद की संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक है। चौथा पॉइंट, ट्रांसफर, हस्तांतरण। ट्रांसफर, हस्तांतरण। शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। और यहाँ स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड। स्कंद का हस्तांतरण किया जा सकता है। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड। स्कंद का हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है। पांचवा, फेस वैल्यू। अंकित मूल्य। शेयर्स हैज फेस वैल्यू। अंशों का अंकित मूल्य होता है। शेयर्स हैज फेस वैल्यू। Stock has not face value. स्कंध का अंकित मूल्य नहीं होता। स्टॉक हैज नो फेस वैल्यू। स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता। 3 या 4 नंबर में आता, बहुत है, इनफ। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगला प्रश्न, जो आने जैसे वही बता रहे हैं। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है और 15 नंबर का चैप्टर, 15 मार्क का। 15 नंबर के लिए 2 दिन तो देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। समता अंशों तथा पूर्वाधिकार अंशों में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स बनाओ।
डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। समता अंशों तथा पूर्वाधिकार अंशों में अंतर बताइए। यस, बराबर। सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार, प्रेफरेंशियल शेयर, पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर्स। समता अंश। ठीक है, लिखना शुरू करो। स्टेटस, स्थिति, they are not owner of the they are original owner of the company। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते। और यहाँ आ जाएगा, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। दे आर ओरिजिनल ऑनर ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट ओरिजिनल ऑनर ऑफ द कंपनी। रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर। इसमें क्या होगा? द रेट ऑफ डिविडेंड इज सर्टेन।
लाभांश की दर निश्चित होती है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज सर्टेन। लाभांश की दर निश्चित होती है। और यहाँ क्या लिख देंगे, रेट ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टेन। लाभांश की दर अनिश्चित होती है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टेन। लाभांश की दर अनिश्चित होती है। रिस्क, जोखिम। अच्छे इजी पॉइंट लिखा रहे हैं आपको। इट इज लेस risky. It is more risky. यह कम जोखिम भरे होते हैं। यह अधिक जोखिम भरे होते हैं। दे आर लेस रिस्की, दे आर, इट इज़ लेस रिस्की, इट इज़ मोर रिस्की। यह कम जोखिम भरे होते हैं और ये अधिक। पेमेंट, रिडम्पशन बोलते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स तो रिडम्पशन वर्ड यूज़ करें, जिसको समझ नहीं आया वो पेमेंट। हिंदी में होता है शोधन या भुगतान, पेमेंट। इट इज redeem after certain time period। इसका शोधन मतलब भुगतान एक निश्चित समय के बाद कर दिया जाता है। इसका भुगतान एक निश्चित समय के बाद कर, 5 ईयर 10 ईयर जितना भी है। It is redeemed at the time of dissolution of company। इसका शोधन कंपनी के समापन पर किया जाता है।
इसका पेमेंट कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी के समापन पर। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, प्रबंध में हिस्सा। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, प्रबंध में हिस्सा, क्या लिखेंगे? दे कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के प्रबंध में हिस्सा नहीं ले सकते। और दे कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दे कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के प्रबंध में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो एक, प्रेफरेंस इन पेमेंट, भुगतान में प्राथमिकता। छठा पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रेफरेंस इन पेमेंट, भुगतान में प्राथमिकता। तो क्या होता है बेटा, कायदे से तो लिखना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी समापन की दशा में। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी समापन की दशा में, दे गेट देयर पेमेंट बिफोर इक्विटी शेयर्स, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दे गेट्स देयर पेमेंट बिफोर इक्विटी शेयर्स। इन्हें समता अंशों से पहले भुगतान प्राप्त होता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स गेट द पेमेंट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों से पहले भुगतान प्राप्त होता है। और यहाँ क्या लिख देंगे, दे गेट्स देयर पेमेंट एट द एंड।
इन्हें सबसे अंत में भुगतान प्राप्त होता है। बहुत इनफ। और लिखना तो वोटिंग राइट्स, मत देने का अधिकार, मताधिकार। वोटिंग राइट क्या होगा? दे हैव नो वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग्स। इन्हें कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता। इधर लिख देंगे दे हैव वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग्स। इन्हें कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने जब लॉकडाउन नहीं लगा था उसके पहले आपको मैंने कराया था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी के प्रकार। वो अभी नहीं करवा रहा हूँ, उसमें से देख लीजिएगा, है ना? ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व्ड कैपिटल? पूंजी संचय तथा संचित पूंजी किसे कहते हैं? लिख देता हूं। What do you mean by capital reserve and reserved capital? प्रश्न है पूंजी संचय तथा संचित पूंजी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल? खाली मीनिंग बताना है। आता है भाई? सर तो नई नई चीज़ें कराने लग गए हैं बेटा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं लिख देता हूँ आंसर। कैपिटल रिजर्व पूंजी संचय, a part saved from the capital profit is called capital रिजर्व। पूंजी संचय
पूंजीगत लाभ में से भविष्य के लिए बचाई गई राशि पूंजी संचय कहलाती है। A part of capital profit, a part of profit saved from the capital profit is for future contingency. That is called capital reserve. पूंजी संचय, पूंजीगत लाभों में से बचाया गया भाग भविष्य के लिए जो बचाते हैं वो क्या कहलाता है? पूंजी संचय। और संचित पूंजी किसे कहते हैं? ये तो हो गया एक। रिजर्व्ड कैपिटल, a part of share capital, a part of share capital which is called by company only at the time of dissolution of company is called reserved capital. A part of share capital, अंश पूंजी का वह भाग, which is called by the company only at the time of dissolution of company. अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा केवल कंपनी के समापन पर मंगाया जाता है, संचित पूंजी कहलाता है। अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा केवल कंपनी समापन की दशा में मंगाया जाता है अंशधारियों से, वो संचित पूंजी कहलाता है। ठीक, लिख लो। A part of share capital which is called by a company only at the time of dissolution of company। ठीक है, अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा केवल कंपनी के समापन की दशा में मंगाया जाता है, अंश पूंजी संचित पूंजी कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं अपन आके।
अब इसके बाद हम आते हैं, लगभग हो गया है ये चैप्टर। अब इसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती है। लिख लो एक क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये लिखवाऊंगा नहीं, खाली डिक्टेट करा रहा हूँ, लिखिए। राइट शॉर्ट नोट, क्वेश्चन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राइट शॉर्ट नोट। नंबर 1, कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना। कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना। राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। नंबर पहला है कॉल्स इन एरियर, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट याचना। कॉल्स इन एरियर लिखना शुरू करो। सबको आता है, जबरदस्त तरीके से कर पा रखा है। किसको बोलते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर। जब कोई अंशधारी, व्हेन अ शेयर होल्डर, लिखना शुरू करो जल्दी से। जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है। When a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time, जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है। When a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time is called calls in arrear। जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। When a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time, when a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time is called calls in arrear। जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। कंपनी द्वारा इस पर 10% वार्षिक की दर से, कंपनी चार्ज्ड 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एरियर। कंपनी द्वारा अवशिष्ट याचना पर 10% वार्षिक की दर से, कंपनी द्वारा अवशिष्ट याचना पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। कंपनी चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये मैंने बताया अभी आपको, कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना। अगला लिखिए, अग्रिम याचना, कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम याचना, कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना। किसको बोलेंगे बेटा? जब कोई अंशधारी, लिखो, व्हेन अ शेयर होल्डर, जब कोई अंशधारी समय से पहले, व्हेन अ शेयर होल्डर पेड देयर कॉल्स मनी बिफोर द टाइम, जब कोई अंशधारी समय से पहले
याचना राशि का भुगतान कर देता है, व्हेन अ शेयर होल्डर इज पेड द कॉल्स मनी बिफोर द टाइम इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। जब कोई अंशधारी समय से पहले याचना राशि का भुगतान कर देता है तो उसे अग्रिम याचना कहते हैं। जब कोई अंशधारी समय से पहले याचना राशि का भुगतान कर देता है, व्हेन अ शेयर होल्डर पेड देयर कॉल्स मनी बिफोर द टाइम इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, उसे अग्रिम याचना कहते हैं। कंपनी अलाउड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस। कंपनी द्वारा अग्रिम याचना पर कंपनी अलाउड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस। कंपनी द्वारा अग्रिम याचना पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। कंपनी अलाउड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस। कंपनी द्वारा अग्रिम याचना पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है, यह ब्याज दिया जाता है। कंपनी अलाउड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस। कंपनी द्वारा अग्रिम याचना पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा लिखिए, प्रोराटा अलॉटमेंट, अनुपातिक प्रोराटा अलॉटमेंट, अनुपातिक आवंटन। प्रोराटा अलॉटमेंट, अनुपातिक आवंटन। लिखिए, जब कोई अंशधारी, जब कोई कंपनी, व्हेन अ कंपनी रिसीव, जब कोई कंपनी निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए, व्हेन अ कंपनी रिसीव मोर एप्लीकेशंस, when company receive more applications than the issuing shares, जब कंपनी को निर्गमित अंशों से, जब कंपनी को निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, when company receive more applications than the issuing capital, issuing shares. In this condition, तो ऐसी दशा में कंपनी कैन नॉट बी इशूड, ऐसी दशा में कंपनी आवेदकों को, ऐसी दशा में कंपनी आवेदकों को, इन दिस कंडीशन कंपनी कैन नॉट बी इशूड रिक्वायर्ड शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स। तो ऐसी दशा में कंपनी आवेदकों को मनवांछित अंश, ऐसी दशा में कंपनी आवेदकों को मनवांछित अंश निर्गमित नहीं कर सकती। In this condition, company cannot be issued required shares to the applicants. Sometimes, कभी-कभी कंपनी अलॉटेड, कंपनी द्वारा आवेदकों को, समटाइम्स कंपनी अलॉटेड
प्रोपोर्शनेटली कभी कभी कंपनी द्वारा आवेदकों को आनुपातिक रूप से कुछ कम अंश आवंटित किए जाते हैं। In this condition, sometimes company allotted proportionately less shares to the applicants. कंपनी द्वारा आवेदकों को आनुपातिक रूप से कम अंश आवंटित किए जाते हैं एंड एक्सेस अमाउंट तथा अतिरिक्त राशि को एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अतिरिक्त राशि को आवंटन में समायोजित कर लिया जाता है एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अतिरिक्त राशि को आवंटन में समायोजित कर लिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद लिखिए आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। राइट शॉर्ट नोट चल रहा है सब पर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। व्हाट इन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? अंशों का हरण किसे कहते हैं? लिखिए, जब कोई अंशधारी व्हेन अ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल्स मनी इन टाइम, जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है। When a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time, जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी दशा में in this condition, when a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time, when a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time, जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी दशा में इन दिस कंडीशन कंपनी द्वारा उसके अंशों को वापस ले लिया जाता है। कंपनी रिटर्न बैक देयर शेयर्स, कंपनी द्वारा उसके अंशों को वापस ले लिया जाता है। कंपनी रिटर्न बैक देयर शेयर्स, कंपनी द्वारा उसके अंशों को वापस ले लिया जाता है। कंपनी रिटर्न बैक देयर शेयर्स, कंपनी द्वारा उसके अंशों को वापस ले लिया जाता है तथा साथ ही साथ along with साथ ही साथ उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को भी, साथ ही साथ उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को भी जब्त कर लिया जाता है। along with the money which are previously deposited by him in the company, which are previously deposited by him in the company, which are previously deposited by him in the company।
मतलब जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो ऐसी दशा में कंपनी के द्वारा उसके अंश वापस ले लिए जाते हैं तथा उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को भी जब्त कर लिया जाता है। अंशों की जब्ती को ही अंशों का हरण कहते हैं। कैप्चरिंग ऑफ शेयर्स, कैप्चरिंग ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। ठीक है, ये था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स किसको होते हैं? अंशों का समर्पण। सरेंडर ऑफ शेयर्स, अंशों का समर्पण। सरेंडर ऑफ शेयर्स, व्हेन अ शेयर होल्डर, जब कोई अंशधारी, when a shareholder जब कोई अंशधारी कंपनी को स्वेच्छा से, जब कोई अंशधारी कंपनी को स्वेच्छा से अपने अंश वापस लौटा देता है, when a shareholder return back their shares to the company, when a shareholder return back the shares to the company by self-willingness, स्वेच्छा से कंपनी को वापस कर देता है, इट मीन्स अर्थात when shareholder leave their all the rights, अर्थात जब अंशधारी अपने सभी अधिकारों का त्याग कर देता है, इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स, उसे अंशों का समर्पण कहते हैं, इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स, उसे अंशों का समर्पण कहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है वैसे, लिख लो आप। हाउ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की राशि का उपयोग किन किन कार्यों में किया जा सकता है? How the amount of premium can be utilized by the company? बस प्रीमियम का उपयोग किन किन कार्यों में किया जा सकता है। अगर ऐसा आता है तो पहले आप प्रीमियम बताएंगे। जब कोई कंपनी, आंसर लिखो थोड़ा सा जल्दी से, व्हेन अ कंपनी
issued their shares more than their face value, जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है। When a company issued their shares more than their face value, जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। इट्स कॉल्ड इशू एट प्रीमियम। इट इज़ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यह कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है। इट इज़ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यह कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है। इट इज़ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यह कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है। लिख लिया। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एज फॉलोस, कंपनी द्वारा इसका उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एज फॉलोस, कंपनी द्वारा इसका उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एज फॉलोस, कंपनी द्वारा इसका उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। क्या क्या बताया था मैंने? पॉइंट नंबर फर्स्ट, फॉर रिटर्न ऑफ द इशू एक्सपेंसेस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंश पत्र तथा ऋण पत्रों के निर्गमन व्ययों को अपलिखित करने के लिए, टू रिटर्न ऑफ द इशू एक्सपेंसेस, ISSUE, इशू एक्सपेंसेस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंश पत्र तथा ऋण पत्रों के निर्गमन व्ययों को अपलिखित करने के लिए। पहला पॉइंट, टू इशू ऑफ टू रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ द इशू एक्सपेंसेस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंश पत्र तथा ऋण पत्र के निर्गमन व्यय को अपलिखित करने के लिए। नंबर 1। पॉइंट नंबर सेकेंड, फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए। फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए। 2। तीसरा, बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए हो गया टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तीसरा, टू रिटर्न ऑफ द अंडरराइटर कमीशन, अभिगोपक कमीशन को अपलिखित करने के लिए। टू रिटर्न ऑफ द अंडरराइटर कमीशन, अभिगोपक कमीशन को अपलिखित करने के लिए। चौथा पॉइंट, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एट प्रीमियम, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एट प्रीमियम, पूर्वाधिकार अंशों का प्रीमियम पर शोधन करने के लिए। फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एट प्रीमियम, पूर्वाधिकार अंशों का प्रीमियम पर शोधन करने के लिए। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से हमने ये अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेखे, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। थ्योरेटिकल पोर्शन A to Z कोशिश की है, प्रयास किया है कि सारी चीज़ें इसमें कवर करें, है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको करा दी है ना। अब मेहनत आपको करनी है। हाँ, कल का समय, कल अपन ने कम समय वीडियो चलाया था, 50 मिनट के आसपास, कुछ तकनीकी खराबी के कारण। तो आज वो कवरेज कर दिया, 5-7 मिनट ज़्यादा कर दिया, है ना। तो बेटा करना आपको है, मेहनत आपको करनी है पूरी। 1 डे 1 चैप्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि एक दिन में हम जितना कराएं उतना आप घर पर रट लो, उसको याद कर लो।
दुनिया की कोई ताकत आपको 80% प्लस लाने से नहीं रोक सकती। अगर आपने ये क्लास 1 डे 1 चैप्टर्स की बहुत अच्छी तरीके से समझी, लिए और उसके अनुरूप डेली तैयारी की है, तो कोई भी 80 प्लस आराम से ला सकता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।